नमस्कार दोस्तों, मैं गोलू और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल जीके वाले गोलू के एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में हिंदी से जुड़े 60 ऐसे महत्वपूर्ण सवाल जवाब करेंगे जो क्लास 12th के लिए स्पेशल साबित होने वाला है। यानी कि बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा देने वाले प्रत्येक छात्रों के लिए यह वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और मेरी बातों को ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा। यदि हो सके तो एक कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए ताकि जितने भी मैं एक्स्ट्रा महत्वपूर्ण सवालों को बताऊं उससे आप नोट कर सके और अपनी परीक्षा में बवाल मचा सके। अगला सवाल है, तुलसीदास की माता का क्या नाम था? तो ऑप्शन है चुनिया, हुलसी, फूलो, इनमें से कोई नहीं। तो इसका बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? हुलसी हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन इसमें गलती सलती दिया हुआ है तो इससे आपको सुधार कर लेना है। हालांकि हमें सही जवाब से मतलब है हुलसी हो जाएगा। अगला सवाल है, निस्तार शब्द का संधि विच्छेद है? तो ऑप्शन है निस्धन तार। सबसे पहले इसे समझ लीजिए, आप इसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? तो प्लस बोलते हैं। गणित में क्या बोलते हैं? जोड़ बोलते हैं। हिंदी में इसे क्या बोलेंगे? तो हिंदी में आपको ध्यान रखना है धन बोलना है, ठीक है ना। ऑप्शन है निस्धन तार, निस्ता धन र, निसह धन तार, निस्हलंत धन तार। तो इसका बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? निस्सह धन तार। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसमें विसर्ग संधि है, आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है दोस्तों, कुर्सी शब्द संज्ञा है? तो ऑप्शन है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। सबसे पहले मैंने बताया था कि जातिवाचक संज्ञा कहते हैं जिससे पूरे जाति का बोध हो, तो यह कुर्सी भी जातिवाचक ही संज्ञा हो गया। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कुर्सी में कई प्रकार का कुर्सी आता है, जैसे काठ का कुर्सी हो गया, प्लास्टिक का कुर्सी हो गया, इस प्रकार से कुर्सी आता है ना, फाइबर वगैरह। इन सब कुर्सी के बहुत सारे मतलब प्रकार होते हैं। यानी कि पूरे यह जाति का बोध करा रहा है, तो आपको ध्यान रखना है इस सवाल को। अगला सवाल है, अन्याय शब्द का संधि विच्छेद है? तो ऑप्शन है अन्य धन य, अन्य धन अन्य, अधन न्याय, अन्य धन य। तो इसका बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी कि अधन न्याय, जो न्याय न हो उसे अन्याय कहते हैं। आप अब बोलेंगे कि यह तो वही बात हो गई, जो सही नहीं है वह गलत है, जो गलत नहीं है वह सही है। हाँ, यह कंसेप्ट कुछ इसी प्रकार है, आपको इससे ध्यान में रखना है। अगला सवाल है, नदी शब्द कौन लिंग है? तो ऑप्शन है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा नदी शब्द हमेशा स्त्रीलिंग रहता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नदी शब्द क्या रहता है? नदी हमेशा स्त्रीलिंग रहता है। जैसे यमुना नदी हो गया, गंगा नदी हो गया, सरयू नदी हो गया, इसका कोई अपवाद नहीं है। आपको ध्यान में रखना है, यदि नदी के कोई भी नाम आए तो आपको स्त्रीलिंग देना है, ठीक है। अगला सवाल है, जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि हैं? ऑप्शन है प्रयोगवाद, प्रपंचवाद, छायावाद, प्रगतिवाद। तो इसका बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? 4 प्रमुख छायावादी कवि है, इसे आपको ध्यान में रखना है, जिनमें प्रमुख है जयशंकर प्रसाद छायावादी कवियों में। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसे आपको ध्यान में रखना है। जयशंकर प्रसाद की महत्वपूर्ण रचना है तुमुल कोलाहल कलह, इसे आपको याद रखना है। अगला सवाल है, चक्रपाणी कौन सा समास है? ऑप्शन है बहुब्रीहि, द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष। तो इसका बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? तो बहुब्रीहि हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ज़्यादातर बहुब्रीहि समास में देवी देवताओं के नाम आते हैं और विष्णु भगवान के चक्रपाणी जो चक्र हैं वह बहुब्रीहि में आते हैं, क्योंकि यह 2 पद जो हैं वह मिलकर तीसरे के लिए रूढ़ हो जा रहे हैं, यानी कि भगवान विष्णु के चक्र के लिए। तो चक्र क्या है? वह पानी के समान चल रहा है जो शत्रु गले को क्षण भर में दर से अलग कर दे रहा है। तो इस प्रकार आपको समझ में आ रहा होगा। इसके पिछले वाले वीडियो को यदि आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, या फिर चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, जो स्त्री अभिनय करती हो के लिए एक शब्द है? तो ऑप्शन है नर्तकी, गायिका, अभिनेत्री, नायिका। तो इसका बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? जो अभिनय करती होते हैं, गायिका किसे कहते हैं? जो गायकी करती है उसे गायिका कहते हैं। नर्तकी जो नाच गान करती है नायिका उसे नर्तकी कहते हैं। नायिका किसे कहते हैं? जो किसी कहानी के पात्र में हो या किसी कविता के पात्र में हो। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? 28 नंबर सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा जो है किसका प्रतीक बताया गया है? तो ऑप्शन है धर्म का, कर्म का, मशीन का, युद्ध का। तो इसका बिल्कुल सही जवाब आप सब जानते हैं, कर्म का। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसमें विनोद कुमार शुक्ल क्या बताते हैं कि लोहा जो है कर्म का प्रतीक है जो कदम कदम पर हर गृहस्थ जीवन में व्याप्त है। यह 2 नंबर के सवाल के लिए आपको याद रखना है। अगला सवाल है, काठ का सपना किसके द्वारा लिखी गई है? तो ऑप्शन है गजानन माधव मुक्तिबोध, रघुवीर शाह, ज्ञानेंद्र पति, विनोद कुमार शुक्ल। तो इसका बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? गजानन माधव मुक्तिबोध। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। गजानन माधव मुक्तिबोध का एक प्रमुख रचना है, कौन सा रचना है? तो जन जन का चेहरा एक, जिसमें वह बताते हैं चाहे एशिया का हो, यूरोप का हो, किसी भी देश का मजदूर या व्यक्ति जनता सब एक ही है। तो जो सही बात है वही इसमें बताया गया है। अगला सवाल है दोस्तों, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा जाता है? तो ऑप्शन है अमेरिका का, ब्रिटेन का, रूस का, जापान का। आपको बताते चले यह एक ऐसा सवाल है जयप्रकाश नारायण वाला और भगत सिंह वाला जो हिस्ट्री के साथ साथ पॉलिटिकल साइंस और हिंदी में भी पूछा जाता है, जो कि आप पढ़ रहे हैं, यह हिंदी का ही तो क्वेश्चन है। तो इससे आप लोग ध्यान में रखिएगा, यह एक सवाल यदि आपको याद रहे तो तीनों में आपको काम आएगा, ठीक है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल कहा जाता है। जयप्रकाश नारायण का ऐतिहासिक भाषण है संपूर्ण क्रांति, जिसे उन्होंने कब दिया था? 5 जून 1900
1974 में दिया था, ठीक है, गांधी मैदान में, पटना के गांधी मैदान में। अगला सवाल है उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद है, तो ऑप्शन है उत हलंत धन चारण, उ धन चारण, उत्तचा धन रन, उच्च धन चारण। तो इसका बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? उत हलंत धन चारण, उत हलंत धन चारण। इसे आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल है दोस्तों, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन है 16 जुलाई 1917 ईस्वी को, 16 जुलाई 1918 ईस्वी को, 17 अगस्त 1917 ईस्वी को, 20 सितंबर 1917 ईस्वी को। तो इसका बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? 16 जुलाई 1917 ईस्वी को, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसे आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल है दोस्तों, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्यकृति है, तो ऑप्शन है कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा, इनमें से सभी। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी जो है युद्ध और शांति के समस्या पर लिखी गई काव्यकृति है। किसके द्वारा लिखी गई है? तो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा। अगला सवाल है दोस्तों, अर्धनारीश्वर किस विधा से संबंध है? तो ऑप्शन है निबंध, एकांकी, व्यंग, कहानी। तो इसका बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि निबंध जो है अर्धनारीश्वर की विधा है। यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह भी रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया निबंध है। इसे आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल है उच्च शब्द का विशेषण है, तो ऑप्शन है उच्चतर, ऊंचाई, ऊंचा, ऊंच। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऊंचाई जो है उच्च शब्द का विशेषण होगा। ऊंचाई का प्रयोग होता है बहुत जो ऊंचा है, मतलब कोई भी चीज़, और ऊंच जो थोड़ा बहुत ऊंचा रहता है। तो विशेषण क्या होता है? बहुत लंबे चीज़ों को, मतलब बहुत लंबा सफर वाला तय करता है। तो इसमें आपको आसानी से समझना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगला सवाल है बेईमान शब्द में उपसर्ग है, तो ऑप्शन है बेइन, बेई, बे, बेईमान। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो बेईमान में उपसर्ग बे है। यह ईमान जो है मूल शब्द है। जैसे आप लोग कहते हैं यह इसका ईमान खराब हो गया है, यह बेईमान हो चुका है, तो यह फारसी शब्द से लिया गया शब्द है। हालांकि यह पूछता नहीं है, फिर भी आपको ध्यान में रखना है, आगे आपको काम आएगा। अगला सवाल है कमल का परिवाची है, तो ऑप्शन है जलाधि, जलद, जलद, वरादी। तो इसका बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? जलज। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कमल का परिवाची होता है सरोज, जलज, पंकज, यह सब इनके परिवाची होते हैं। किसके? कमल के। यदि आप अभी तक पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है। इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को जरूर से देखिएगा। और हाँ, आपसे मैं बताना चाहता हूँ कि कई ऐसे सवाल होते हैं जो हर वर्ष मतलब पूछे जाते हैं, तो उन सवालों को केवल मैं लाऊं कि ईयर बाई ईयर लाऊं, इसे आपको कमेंट कर देना है, जिससे मुझे हेल्प मिलेगा। और मैं केवल महत्वपूर्ण सवालों को लाऊंगा ताकि समय बचने पर मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी करा सकूं। सब्जेक्टिव के लिए मैं तैयार हूं, आप सबके कमेंट की केवल देरी है। कमेंट जरूर से कीजिएगा इस विषय पर। अगला सवाल है पढ़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो ऑप्शन है ई, ढाई, आई, ऐ। तो इसका बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? आई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पढ़ाई में मूल शब्द क्या है? तो पढ़ाई में पढ़ मूल शब्द है। आई क्या है? तो यह है प्रत्यय, इसमें धन जोड़ दिया जाएगा, यानी कि संधि युक्त कर दिया जाएगा, तो पढ़ाई हो जाएगा। इसे आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल है शिवा बामनी में कितने मुक्तक हैं? तो ऑप्शन है 56, 52, 60, 65। तो इसका बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? 52, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इससे आपको याद रखना है। अगला सवाल है दोस्तों, शेखर ए जीवनी किस विधा की रचना है? तो ऑप्शन है जीवनी, आलोचना, संस्मरण, उपन्यास। तो इसका बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? उपन्यास, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इससे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल है दोस्तों, ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ है? तो ऑप्शन है नहीं आना, गायब हो जाना, बहुत दिनों पर दिखना, परेशान होना। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बहुत दिनों पर दिखना। ईद का चांद प्रतिदिन थोड़ी दिखता है, केवल ईद में दिखता है, ठीक है। तो इस प्रकार से कोई व्यक्ति होता है जो आपको बहुत दिनों बाद दिखाई देता है, उसे आप ईद का चांद बोल सकते हैं मुहावरे के रूप में। अगला सवाल है गुण शब्द का विलोम है? तो ऑप्शन है गलती, कमी, दोष, गुणी। तो इसका बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? गलती तो नहीं होगा, गलती कैसे होगा? कभी नहीं होगा। गुणी नहीं होगा, गुणी हो जाएगा विशेषण उसका। और दोष जो है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विलोम, उसका उल्टा होता है। विलोम का मतलब उल्टा शब्द होता है। तो गुण और दोष क्या है? दोनों कहने में सिमिलर लग रहा है, तो दोनों कहने में दोनों पद यदि सिमिलर लगे उसे क्या कहिएगा? विपरीतार्थक शब्द कहिएगा। इसे आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल है नमक शब्द का विशेषण है? तो ऑप्शन है नमकीन, नमकीला, निमकाइन, निमकी। तो इसका बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? नमकीन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नमकीला नहीं होगा, चमक रहता तो चमकीला हो जाता। निमकाइन तो ये सब हो गया आपका स्त्री और पुल्लिंग वाला। निमकी जो है नमक से बनने वाला एक प्रकार का अचार होता है। अगला सवाल है कृत्रिम शब्द का विलोम है? तो ऑप्शन है प्रकृत, पराकृत, कृत, क्रूर। तो इसका बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रकृत। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसका उदाहरण सिंपल सा है, जैसे बैलगाड़ी। बैल क्या है? वह प्राकृतिक देन है, यानी कि वह ईश्वर द्वारा बनाया गया एक जीव है। और उसमें का जो गाड़ी है वह किसके द्वारा बनाया गया है? तो हम मनुष्य द्वारा। तो किसी प्राकृतिक चीज़ में हम मनुष्यों द्वारा कोई नया चीज़ बनाकर जोड़ दिया जाता है, उससे हम लोग कृत्रिम कहते हैं। तो कृत्रिम का विलोम क्या होगा? उल्टा क्या होगा? तो प्रकृत होगा। आपको समझ में आ रहा होगा। अगला सवाल है दोस्तों, गिरा हुआ के लिए एक शब्द है? तो ऑप्शन है
प्रत्यागत भयभीत पतित गिरना। तो इसका बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? पतित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। गिरा हुआ के लिए पतित शब्द का प्रयोग होता है। पतित पावन सीताराम, यानी कि एक गिरे हुए व्यक्ति के लिए सीताराम की आवश्यकता पड़ती है, जो सत्य है। अगला सवाल है, अपमान शब्द का विलोम है तो इज्जत, सम्मान, सत्कार, आदर। तो इसका बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? अपमान का हो जाएगा सम्मान। जैसे मैंने बताया कि हर शब्द हर जगह उपयोग नहीं होता, इसका विलोम जो होगा समान होगा। इज्जत हो सकता था लेकिन बेइज्जत रहता तो। फारसी शब्द का उपसर्ग है, ठीक है। यहाँ पर आपको समान देना है, ठीक है। अपमान समान, कहने में जो सिमिलर लगता हो उसी को आपको टिक लगाना है। अगला सवाल है, गंगरीन क्या है? तो ऑप्शन है गाँव, पौधा, जानवर, बीमारी। तो इसका बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? गंगरीन आप लोग पढ़े होंगे रोज कहानी में, तो रोज कहानी में पढ़े होंगे तो आप सबको पता होगा कि गंगरीन एक बीमारी है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किसके द्वारा रोज लिखा गया है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यानंद अंग्रेजी द्वारा लिखा गया है। गंगरीन में बताया जाता है कि यह बीमारी ऐसी बीमारी है जो पहाड़ी पर रहने वाले को कांटा चुभने के से होता है, और कांटा चुभने पर यदि छोड़ दिया जाता है तो वह विशाल घाव बन जाता है, ठीक है ना। और विशाल घाव बन जाएगा तो क्या होगा? उसे पैर को कटवाना पड़ेगा, उसके लिए दूसरा कोई इलाज नहीं बना होता है। तो यह खतरनाक बीमारी है। अगला सवाल है, आंखों के सामने के लिए एक शब्द है। तो ऑप्शन है बंगल, प्रत्यक्ष, परीक्षण, परोक्ष। तो इसका बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष, यानी कि प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की क्या जरूरत है? जो प्रत्यक्ष है, सभी चीज आपके सामने है, तो आप क्या खोज रहे हैं? ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हालांकि यह कहने का उद्देश्य मेरा नहीं था, इसे आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। अगला सवाल है, तार सपतक के संपादक कौन है? तो ऑप्शन है मोहन राकेश, बालकृष्ण, चंद्र शर्मा गुलेरी, अगेजी। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अगेजी वहीं रोज कहानी के लेखक। इसे आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल है दोस्तों, कवितावली के रत्नकार हैं? तो ऑप्शन है सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, नवादास। तो इसका बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? तुलसीदास, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तुलसीदास की 12 प्रमुख रचनाएं हैं, जिसमें से कवितावली भी शामिल है। इसे आपको याद रखना है। अगला सवाल है दोस्तों, तुम्हें क्या चाहिए सर्वनाम है? ऑप्शन है निजवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक। तो इसका बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपको क्या चाहिए, तो यह क्या हुआ? प्रश्न हो गया, इसे आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल है दोस्तों, और हाँ, सर्वनाम किसे कहते हैं? तो सर्वनाम संज्ञा के बदले उपयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल है, जाति शब्द का विशेषण है? ऑप्शन है जातीय, जातीय, जात, जातिगत। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जाति, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपको याद रखना है कि लघु ई या दीर्घ ई के बाद ए या अ आवे, ए या अ, तो आपका हो जाएगा दीर्घ ई। जैसे यहाँ पर आप समझिए, यहाँ पर लघु ई का चिन्ह यहाँ पर लगा हुआ है, तो में जाति में लघु ई रहता है, और उसके विशेषण को बनाने के लिए हम लोग उसमें क्या जोड़ देते हैं? अ जोड़ देते हैं, लघु ए, ठीक है। तो जातीय हो जाता है, तो ई और ए मिलकर आप जानते हैं बन जाता है क्या? दीर्घ ई बन जाता है। दीर्घ ई बन गया तो यहाँ पर दीर्घ ई हो गया, तो में दीर्घ ई लग गया। तो इसे आपको थोड़ा याद रखना है, यह कंसेप्ट आपको क्लियर करते चलना है। अगला सवाल है, आलस का विशेषण है? ऑप्शन है आलस्य, आलसवान, आलसी, आलास। तो इसका बिल्कुल सही जवाब आप सब जानते हैं, आलसी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो आलसी की तरह दिन भर पड़ा रहता है उसे आलसी कहते हैं, ठीक है ना। तो आलस एक मूल शब्द है, जिसमें जैसे बड़े शब्दों को हम छोटे शब्दों में कहने के लिए विशेषण का प्रयोग करते हैं। जैसे उसमें आलस भर चुका है, तो उसे हम लोग सिंपल भाषा में कह सकते हैं आलसी। सीधा सा मतलब यही होता है। विशेषण का प्रयोग वाक्यों को छोटा करने के लिए किया जाता है, ठीक है। इससे आपको ध्यान में रखना है, आगे आपको काम आएगा। अगला सवाल है, यथा समय समास है? तो ऑप्शन है द्विगु, द्वंद्व, अव्ययभाव, तत्पुरुष। तो इसका बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? जिसका पहला पद अव्यय हो यानी उपसर्ग युक्त हो उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यथा शब्द से दूसरा भी शब्द बन जाएगा यथा संभव। जैसे कि आप लोग पूजा पाठ में जाते होंगे तो पंडित जी बोलते हैं कि यथा संभव दान दीजिए, इसका प्रयोग इस प्रकार से होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसे आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल है दोस्तों, मलिक मोहम्मद जैसी किस परंपरा के कवि हैं? तो ऑप्शन है सद्गुण कृष्ण भक्ति शाखा, सद्गुण राम भक्ति शाखा, प्रेम ख्यानक काव्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रेम ख्यानक काव्य, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। परंपरा के स्थान पर यदि शाखा रहे तो आपका जवाब होना चाहिए प्रेम मार्गी शाखा, ठीक है। प्रेम मार्गी, वही बात हुआ, प्रेम मार्गी शाखा और प्रेम ख्यानक आपको देना है। अगला सवाल है दोस्तों, निम्न में से सूरदास की कृति है? कौन सी कृति है? ऑप्शन है सूर सागर, यहाँ पर सूर सागर होगा, आपको ठीक कर लेना है। सूर सागर, वैराग्य संदीपनी, जानकी मंगल, अष्टयाम। तो इसका बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सूर सागर, इनके नाम से मिलता जुलता है। अगला सवाल है दोस्तों, प्रतिदिन शब्द कौन सा समास है? तो ऑप्शन है द्वंद्व, अभिभाव, कर्मधारय, तत्पुरुष। तो इसका बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा?
तो अव्ययी भाव हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप सभी जानते हैं कि अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, जिसका पहला पद उपसर्ग युक्त हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रतिदिन में अव्ययी भाव समास हो जाएगा, इससे आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल है, आम शब्द कौन लिंग है? तो ऑप्शन है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, पुल्लिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जितने भी पेड़ के नाम होते हैं वो सब पुल्लिंग में आते हैं, इससे आपको ध्यान में रखना है। यदि बरगद भी रहे तो हो जाएगा। अगला सवाल है, विनय पत्रिका की भाषा है? तो ऑप्शन है भोजपुरी, मैथिली, अवधी, अंतर्वेदी, ब्रज भाषा। तो इसका बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि अवधी भाषा जो है विनय पत्रिका की भाषा है। इस वीडियो से यदि आपको हेल्प मिला हो तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर से शेयर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, आप सब इसे समझिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।